नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दरअसल आपको बता दें कि सीएम योगी ने बिहार की जनता का अभिनंदन किया। धन्यवाद। और सने सने वो क्षण आ रहा है जिसके लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं। मैं और सोमा लगातार इस मंच से आपके बीच पटना से हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो मंच पर मौजूद तमाम दिग्गज नेता एनडीए के यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जनसैलाब भी जहां पर गमछा हिलाकर अभिवादन करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का आभार व्यक्त किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। उधर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य एनडीए नेताओं की मौजूदगी में गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान में बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली, तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया और साथ ही शपथ समारोह में विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी ने बिहार कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में लोगों का अभिवादन किया और अपना खास गमछा लहराकर बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा किया। तालियों के साथ अभिनंदन। प्रतिज्ञान करता हूं करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अतिथिगणों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर। मैं विजय कुमार सिन्हा इस सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रतिज्ञान करता हूं प्रतिज्ञान करता हूं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त हस्तांतरित की। 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोयंबटूर की इस पवन धरती पर सबसे पहले मैं भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयंबटूर संस्कृति, करुणा और रचनात्मकता की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत के उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान करता है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब मैं यहां मंच में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। நான் இங்கே மேடையிலே வந்தபோது பல விவசாய வேளாண் குடிமக்கள் தங்களுடைய மேல் துண்டை அவர்கள் சுழற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள். பீகாருடைய காற்று இங்கேயும் வீசுகிறதோ என்று என் மனம் அவாவியது. मेरे किसान भाई बहनों, कोयंबटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयंबटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। கோயமுத்தூரின் இந்த புனிதமான மண்ணிலே மருதமலையில் குடிகொண்டிருக்கும் ஐயன் முருகனை நான் முதன்மையாக தலைவணங்குகின்றேன். கோயம்புத்தூர் என்பது கலாச்சாரம், கனிவு, கவின் படைப்பு திறன் ஆகியவற்றை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொண்ட பூமி. இந்த நகரமானது தென் பாரதத்தின் தொழில் முனைவு ஆற்றலின் சக்தி பீடம். यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और अब तो कोयंबटूर एक और मायने में विशेष बन गया है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं. இங்கே இருக்கும் ஜவுளித்துறை தேசத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பங்களிப்பு அளிக்கக்கூடியது. மேலும் இப்போது கோயம்புத்தூர் மேலும் ஒரு காரணத்தால் சிறப்பு பெறுகிறது. இங்கே நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்போது துணை குடியரசுத் தலைவராக நம் அனைவருக்கும் வழிகாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார். साथियों, नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं तमिलनाडु के सभी किसान साथियों को साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं. और अभी मैं प्रदर्शनी देखने गया था. मुझे बहुत किसानों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला और कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पीएचडी करके खेती कर रहा है, कोई नासा में चंद्रयान का काम करते करते छोड़ करके खेती कर रहा है और खुद खेती करता है. इतना ही नहीं, अनेक किसानों को वो तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं. मुझे आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा, अगर मैं आज इस कार्यक्रम में न आया होता तो मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया होता. और आज मैंने यहां आकर के
बहुत कुछ सीखा है। मैं अब मन से तमिलनाडु के किसानों की जो हिम्मत है, परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी जो ताकत है, उसको 100 सलाम करता हूं। நண்பர்களே, இயற்கை விவசாயம் என்பது விசேஷமான ஒன்று. இது என் இதயத்துக்கு மிகவும் நெருக்கமானது. நான் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து வேளாண் குடிமக்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் தென்னிந்திய இயற்கை விவசாய மாநாட்டின் பொருட்டு என் மனம் கனிந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக, இங்கே மேடைக்கு வருவதற்கு முன்பாக நான் அங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பல்வேறு அரங்குகளை சென்று பார்த்தேன். ஒருவர் இயந்திர பொறியியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு விவசாயத்திற்கு வந்திருக்கிறார். ஒருவர் இஸ்ரோவை விட்டுவிட்டு, அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு இங்கே வேளாண் தொழிலை புரிய வந்திருக்கின்றார். இவர்களுடைய இந்த பணி கருத்தூக்கம் அளிக்க வல்லது. இவர்கள் மட்டும் கருத்தூக்கம் தங்களுக்கு அளித்துக் கொள்ளவில்லை, இவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து வேளாண் தொழிலை முன்னெடுத்து செல்லுகின்றார்கள், புதிய புதிய உத்திகளையும் வழிமுறைகளையும் கைக்கொண்டு. ஒருவேளை நான் இங்கே வாராது போயிருந்தால் நான் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளாமல் போயிருப்பேன். என்னுடைய கற்றல் குறைந்து போயிருக்கும். இந்த வேளையிலே நான் தமிழ்நாட்டின் வேளாண் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த பாராட்டுக்களை உங்களுடைய துணிச்சலுக்காக காணிக்கையாக்குகின்றேன். यहां किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े साथी, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सब एक साथ जुटे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. இங்கே வேளாண் சகோதர சகோதரிகளும், விவசாய அறிவியலாளர்களும், தொழில் துறையோடு இணைந்த நண்பர்களும், ஸ்டார்ட் அப்புகளும், புதுமைகள் கண்டுபிடிப்பாளர்களும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கின்றார்கள். நான் உங்கள் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். साथियों, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं. भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है. हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है. देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं. इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है. நண்பர்களே, வரவிருக்கின்ற ஆண்டுகளிலே பாரதத்தின் வேளாண் துறையில் பல பெரிய மாறுதல்கள் ஏற்படவிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். பாரதம் இயற்கை விவசாயத்தின் உலகளாவிய மையப்புள்ளியாக ஆகும் பாதையிலே பயணிக்க தொடங்கி இருக்கின்றது. நம்முடைய உயிரி பன்முகத்தன்மை ஒரு புதிய வடிவத்தை எடுத்து வருகின்றது. தேசத்தின் இளைஞர்களும் கூட இப்போது விவசாயத்தை நவீனமானதாகவும் அளவிடக்கூடிய சந்தர்ப்பமாகவும் காணத் தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். முக்கியமாக இதனால் ஊரக பகுதி பொருளாதாரம் மேம்படும் என்பதை அறுதியிட்டு என்னால் சொல்ல முடியும். मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है. हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब 2 गुना हुआ है. खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है. நண்பர்களே, கடந்த 11 ஆண்டுகளிலே தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த வேளாண் துறையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நம்முடைய வேளாண் ஏற்றுமதி கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகி இருக்கிறது. விவசாயத்தை நவீனப்படுத்த,
அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு உதவி புரிய தேவையான அனைத்து வழிகளையும் திறந்து விட்டிருக்கின்றது. किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। விவசாயிகள் கடன் அட்டை மூலமாக மட்டுமே இந்த ஆண்டு விவசாயிகளுக்கு 10,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான உதவிகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கால்நடை பராமரிப்பாளர்களுக்கும் மீன் வளர்ப்பாளர்களுக்கும் இந்த விவசாய கடன் அட்டை வசதி கிடைத்த பிறகு அவர்களும் கூட இதனால் நிறைவான பலன்களை பெற்று வருகின்றார்கள். உயிரி உரங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை குறைக்கப்பட்டதாலும் விவசாயிகளுக்கு அதிக ஆதாயங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। நண்பர்களே, இப்போது சற்று நேரம் முன்பாக இந்த மேடையிலிருந்து தேசத்தின் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் கௌரவ கொடையின் அடுத்த தவணை கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது. தேசத்தின் அனைத்து மூலைகளில் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் 18,000 கோடி ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே தமிழ்நாட்டிலும் கூட பல லட்சம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளிலும் பிரதம மந்திரி விவசாயிகள் கௌரவ கொடை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. साथियों, अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। நண்பர்களே, இதுவரை இந்த திட்டத்திற்கு உட்பட்டு தேசத்தின் சிறு விவசாயிகளுக்கு 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் தொகை நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்குகளிலே செலுத்தப்பட்டாகிவிட்டது. இந்த தொகை விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பல்வேறு பணிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் சாதனமாக விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கிறது. இந்த திட்டத்தால் பயனடைந்த கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நான் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். वहां पीछे 2 बालिकाएं प्ले कार्ड लेकर कब से खड़ी है, हाथ उनके थक जाएंगे। मैं सिक्योरिटी के लोगों से कहूंगा कि वो लेकर के, शायद मेरे लिए लेके आई है, वो लेकर के मुझे दे दीजिए और आपका जो कुछ भी मैसेज होगा मैं उसको बड़ी गंभीरता से लूंगा। அங்கே கூட்டத்திலே ஒரு சிறுவன் கையிலே ஒரு பதாகையை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றான். அந்த குழந்தையிடமிருந்து பாதுகாப்பு அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அந்த பதாகையை வாங்கிக் கொண்டு வாருங்கள். கண்ணா, அதுல என்ன எழுதியிருக்கோ அதை நான் சீரியஸா எடுத்துக்கிறேன், அதை கருத்துல கொள்றேன் அப்படிங்கறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். उसको जरा कलेक्ट करके मेरे पास पहुंचा दीजिए. அதை யாராவது கொஞ்சம் சேகரிச்சுட்டு இங்க கொண்டு வாங்க. साथियों, थैंक यू बेटा, आप कब से हाथ ऊपर करके खड़े थे. साथियों, கண்ணா ரொம்ப நேரமா கைய அதை தூக்கிட்டே நின்னுட்டு இருந்த, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உனக்கு. साथियों, नेचुरल फार्मिंग का विस्तार
आज 21वीं सदी की कृषि की मांग है। बीते कुछ सालों में मांग बढ़ने के कारण खेतों में एग्रीकल्चर से जुड़े कई सेक्टर्स में केमिकल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। நண்பர்களே, இயற்கை வேளாண்மையின் விரிவாக்கம் என்பது இன்று 21ஆம் நூற்றாண்டு வேளாண்மையின் தேவை. கடந்த சில ஆண்டுகளிலே தேவையின் அதிகரிப்பு காரணத்தாலே வயல்களிலே விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பல துறைகளிலே ரசாயனங்களின் பயன்பாடு விரைவாக அதிகரித்து வருகின்றது. केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तेमाल के कारण सॉइल फर्टिलिटी गिर रही है, सॉइल मॉइस्चर पर असर पड़ रहा है और इन सबके साथ फार्मिंग की कॉस्ट पर हर साल वो बढ़ती ही जा रही है। इसका सॉल्यूशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग से ही संभव है। ரசாயன உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகியவை அதிக அளவிலான பயன்படுத்தல் காரணமாக நிலத்தின் வளம் வீழ்ச்சியடைகிறது, மண்ணின் ஈரத்தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் இவை அனைத்தோடு விவசாயத்தின் செலவினமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது. இதற்கான தீர்வு என்னவென்று சொன்னால் फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।